Mr. Pradeep Agarwal from Signature Global, Mr. Rohit Podar from Podar Housing, and Mr. Dio Shankar Tripathi from Aadhar Housing Finance. Affordable housing has been the mainstay of the Indian housing sector for the last few years, and we were picking up steam. We were almost on track to meet the target of a housing for all by 2022. Now, with this lockdown period, we've just finished 3 weeks. We have another couple of weeks to go. So what is the impact on the affordable housing sector, and what are the issues that must be addressed? The governments have been addressing it, bankers have been addressing it, the industry has been talking about it. So we decided to pick up affordable housing as a segment. Pradeep Agarwal, if you would like to start, what do you see as is it a setback, and if so, how big a setback? So जयश्री, थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज अंडरस्टैंड हमें इसमें ये करनी पड़ेगी कि अफोर्डेबल हाउसिंग गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मिशन है इस वक्त, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022. सो नेचुरली बात है कि जो सेटबैक है ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक लो कॉस्ट हाउसिंग के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत लो है, और ऐसा टाइम उसके अंदर होना जहाँ जीरो पीरियड है, जिसमें कोई काम नहीं है, लेबर साइट्स पे है, ऑफिस जो है वो ओपन नहीं हो रहे हैं, तो सेल्स नहीं बन रही हैं. ऐसे में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया है, नो डाउट. इस चीज़ से कोई भी मना नहीं कर सकता. लेकिन फिर भी क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग में जहाँ तक मैंने इतने वेबिनार्स अटेंड किए हैं, आपको भी सुना है और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी मैंने सुना है, मैं बहुत अभी भी पॉजिटिव हूँ इसको लेके. क्योंकि देखिए, रियल एस्टेट पहले ही एक अपनी ऑन स्ट्रगल से गुजर रहा था. बहुत सारी ऐसी अनसोल्ड इन्वेंट्री है जो अवेलेबल. अब उन लोगों के लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बना है. अफोर्डेबल हाउसिंग पहले भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था. मुझे लगता है अभी भी ये जो टाइम आएगा, ठीक है, आप इसे कह सकते हैं कि 3 to 6 मंथ का एक जो पीरियड है वो दोबारा से इससे उभरने में लगेगा. लेकिन मुझे लगता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एक बहुत बड़ा फिर से एक ग्राउंड तैयार हो गया है. जो डेवलपर्स या ऐसी जो कंपनीज अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं आ पा रही थी, उनके लिए भी अगर कोई बिजनेस अगर रहेगा तो मुझे लगता है वो अफोर्डेबल हाउसिंग एक सबसे बड़ा एरिया रहने वाला है. दूसरी बड़ी बात, देखिए, आज जितने भी एफआईज हैं, फॉरेन फंड्स हैं या डोमेस्टिक फंड्स हैं, अगर आप उनकी इन्वेस्टमेंट्स देखें या उनका जो फंड डिप्लॉयमेंट देखें, तो सबसे ज्यादा उनका प्रायोरिटी सेक्टर रहता है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को फंड करें. और अभी भी वो बहुत सारे फंड्स के साथ बैठे हैं, सिर्फ राइट टाइम देख रहे हैं. बिकॉज कोई भी आदमी, क्योंकि कोविड-19 या ऐसे किसी वायरस का अटैक इंडिया की हिस्ट्री में, जितने हम लोग यहाँ इस वक्त पैनल में हैं, कोई भी किसी ने भी कभी ऐसी महामारी को कभी फेस नहीं किया है. लगभग 1920 में ऐसी कोई महामारी बताते हैं जब आई थी 100 साल के पहले. तो हम लोगों ने ऐसी किसी भी चीज को कभी फेस नहीं किया है. सारी की सारी इस इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल नया है. तो मुझे लगता है कि, लेकिन हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. मुझे लगता है हम उबर जाएंगे इससे. हाँ, उस टाइम जरूर है उबरने में लगेगा, और गवर्नमेंट से जरूर हमारी कुछ ना कुछ इसके बीच में डिमांड रहेंगी. उन डिमांड्स के लिए नेचुरली जब भी आप मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जरूर मैं आपसे बात करूंगा. Rohit, Maharashtra area में how much of an impact is there of the COVID-19 on affordable housing per se? So I personally think in the short term there's definitely going to be an issue. The reason is that you have disruption across the supply chain. So even if we can start construction on our sites because of the labor being there on the labor camps, still the supply chain will take time to actually kick in. So there's actually disruption for at least, in my opinion, 3-4 months. On the demand side, I personally feel that there's a huge pent-up demand for affordable housing now, even more so than ever before. And the reasons are actually not only because of the underlying reasons of buying your first home, but also because of the fact that people will now look at affordable housing as a secure investment. People like us also who got SRPs in place lost 50% of our values over mutual funds over the last few weeks. So there's been an erosion of 50% of our savings for 10-15 years, all in a matter of 4 weeks. Banks, we are worried about giving money to banks because they
PMC Bank, Yes Bank, that is scared about giving them deposits because whether the money will come back to us or not. And in the time of actually staying home with our families, you realize that the house is actually giving us immense security, and it's a real asset. So we've been talking to a lot of people in this time. We have a foundation called the Podar Foundation that's doing a large outreach program for mental health awareness and mental health people. We're finding that people are very grateful that they've actually bought a house, those who have. And those who have not are feeling insecure about the fact that they're living in a rented place. So I think within a few months of normalcy post-COVID, there will be a new normal for people buying affordable housing. So like I said, maybe 1 quarters of pain, but after that, I think it'll be back with a bang. I'm going to ask you two gentlemen, when we talk about affordable housing, there is the 30 square meters, 60 square meters, the PMAY, CLSS kind of housing. And then there is another one, which is the middle income housing, the LIG and the middle income, right? Is the impact equal on both? प्रदीप जी, आपको आंसर करना है पहले कि मैं जाऊं? Rohit, you can answer. We'll go to Okay. Pradeep. So basically, it becomes a question of affordability, right? So it's basically the bell curve. So in my personal opinion, the lower the value of the apartment, the more insulated it will be against what's going to happen economically. So typically speaking, your EWS, LIG housing will continue to do okay. The MIG housing will be affected more than LIG and EWS housing for sure. And the higher you go up the value chain, the more the purchase will actually be affected, or they may defer the purchase for a slightly longer period of time. But different parts of India have got different definitions of affordable housing. Irrespective of the size, the question is what is the ticket size of the apartment, what is the EMI, and what is the combined household income of the couple who's buying the apartment. So from a Mumbai perspective, since we're actually a Mumbai-based developer, typically speaking, the sweet spot is below 50 lakh rupees. So between 20 and 50 lakh rupees for the MMR market. So anything which is in this sweet spot, I don't see there'll be much affected in demand perspective. But the moment you go above the two, from a Mumbai perspective, from an island city perspective, I think if you cross 2 crore rupees, you'll be in trouble. Mr. Deepak Parekh, also the chairman of HDFC Group, had made the same statement in a webinar 2 days back. So we are actually of the same opinion as him because it's actually supported by data. Right. Pradeep, would you like to answer? एक्चुअली देखिए अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन बिल्कुल रोहित ने बिल्कुल राइट कहा है, रीजन वाइज डिपेंड करती है. लेकिन आज मेट्रो सिटी की बात करें तो अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे आप जो 45 लाख तक के जो जितने भी अपार्टमेंट्स हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन भी 60 मीटर के नीचे अगर उनका कारपेट एरिया है तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग में फॉल कर रहे हैं. और जो दिल्ली एनसीआर रीजन में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो गुरुग्राम जैसे एरिया में सबसे ज्यादा निकल के आ रही है. रीजन क्या है कि उसकी जो लोकेशन है स्ट्रेटेजिक लोकेशन बेस्ट है, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, बीपीओ, कॉल सेंटर्स, एमएनसी कंपनी बहुत सारी हैं वहाँ पे. और जो आज वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है गुरुग्राम एरिया में, उसमें लगभग 25 लाख में आप 2 BHK अपार्टमेंट इजीली ले सकते हैं. तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से जैसा रोहित भी बता रहे हैं कि रीजन वाइज डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में. हाँ जरूर आपकी सैलरी आपको उस एरिया में जितनी भी मिल रही है, तो मुझे लगता है जो जिन लोगों की हाउस होल्ड इनकम 6 लाख रुपए से लेके और 12 लाख रुपए के बीच में है, वो इजीली वो लोग 45 लाख तक के घर इजीली ले सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको सब्सिडी भी, इंटरेस्ट सब्सिडी भी अवेल कर सकते हैं. तो जिससे इससे ज्यादा बेहतर मौका आज कोविड की वजह से हमें इसे डिस्कस भी करना पड़ रहा है इस इशू को. अदरवाइज अगर आप मुझसे 20 मार्च से पहले का ये पूछे कि पिछले 3 महीने में जो हमारा एक जो डाटा रहा कि हमने सोल्ड आउट किया है, तो इट्स ए ह्यूज नंबर. तो आप उसे कह नहीं सकते कि सिर्फ कोविड की वजह से 3 महीने में वो वाइप आउट हो जाएगा. लेकिन एक बात जो रोहित ने कही वो बिल्कुल ध्यान देने लायक है कि एक इंडियन मेंटेलिटी है. आज जो गोल्ड है, सिल्वर है, उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो सबसे बड़ा एसेट क्लास माना जाता है, जिसे हम सबसे पहले लेना चाहते हैं.
आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा बाद में लगाना चाहते हैं, अदर देन मार्केट्स में भी आप बाद में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी जो एसेंशियल है, क्योंकि आज आपकी एसेंशियल नीड है आपको अपने घर में रहना। और मैं आपको एक बहुत डिफरेंट बात बताता हूँ कि लास्ट 20 डेज में हमको जितनी क्वेरी जनरेट हुई हैं, उससे लोगों को ये चीज हम फील कर पाए लोगों के अंदर कि लोगों को लगता है कि रेंटल के घर में रहना एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ईल्ड जो है वो रेंटल हाउसिंग की बहुत कम है। आज वहां पे 2% ईल्ड के ऊपर घर अवेलेबल होते हैं, लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं ये फील किया है कि घर अपना होना चाहिए। एक घर अगर अपना है तो अपने घर में रहने का मजा अलग है। आई थिंक सो लोगों ने कहीं ना कहीं वो चीज कन्विंसली अब हमें कम्युनिकेट कर रहे हैं। Absolutely. जितने भी लोग हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्रदीप, आपकी आवाज कट रही है। I'll just come back to you, but absolutely, especially लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को ये लगा है कि we need our own house because rental housing में कई problems उभर के आ रही हैं, and we will be tackling those as well. त्रिपाठी जी, I'm going to come to you. जिन लोगों ने और कुछ नहीं, अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड जरूर है, मगर जब ये कोविड लॉकडाउन हुआ है, जो तनख्वाहें रुक जाएंगी, कट जाएंगी, इनसे क्या आपके लेंडिंग में प्रॉब्लम आएगी? I think Pradeep or Mr. Rohit both have very well explained about the demand situation and COVID impact. But there are two types of segment which are very clearly available. One is those who are working in the organized segment. In the good companies, there may not be an impact of salary cut, and there may not be an impact of too much of cutting the habit of buying in a house. Only one thing will happen: the customers are expecting that probably there may be a property price may fall. With that intention, they may defer their decision for a month or so. But as Mr. Pradeep has said, the urge of owning a house is always there. So people will go for buying in a house in affordable housing segment. That is one point. Second point, those who are in self-employed are in the informal segment, that is unorganized sector. They may little find it difficult to restart their business because their business has been more impacted because of these problems. So people of this category will definitely have to defer by compulsion to their purchase of house for few months till they reestablish their business, because this situation was never foreseen. There has been no parallel to the situation in the past, as Mr. Pradeep had mentioned in the beginning. The only thing that sometime for, you can say, Q1 or Q2 till demand will be slightly subdued, but demand from those people who are working in organized job may continue to be as it is. It may be delayed for a month or so, waiting for the price to cut. But in affordable housing finance, I think those houses they are making, profit margin is not huge. So they do not have enough scope to cut the pricing. The main price cut will happen in the premium segment, and because their sale is also not happening. The entire huge inventory pile up which we are discussing in 8-9 top cities, it is basically in the premium segment. It's not in the affordable housing segment. So So, sir, how many people have actually applied for the moratorium, EMI moratorium? हाँ, कितने लोगों ने अप्लाई किया होगा? How many people are opting for that? एक्चुअली ये भी बड़ा अजीब सा सब्जेक्ट क्या है कि lower income affordable में most of the people they do not have a smartphone, they are only having the basic phone. So we have most of the companies, they have uploaded on the site, they have sent SMS. The response from the customer is hardly about 30-40% as on date. But what happens, सारी कंपनियों ने तय किया है अगर मई तक भी उनकी मोराटोरियम रिक्वेस्ट आ जाती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि 31 मई तक ये एप्लीकेबल है, तो तब तक उनकी रिक्वेस्ट आएगी तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे, उनको मौका देंगे। बट ये जरूर कस्टमर को समझा रहे हैं कि मोरेटोरियम लेने में इंटरेस्ट कास्ट इन्वॉल्व होती है। अगर ऊपर वाले की दया से उनके पास कैश फ्लो है और इमीडिएटली फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम कैश की नहीं समझते हैं तो अपनी इंस्टॉलमेंट को पे करते रहें। मोरेटोरियम लेने से उनका कोई सिविल खराब नहीं होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा और उनका कैश फ्लो प्रिजर्व रहेगा। तो हम लोग
क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो हमने एसएमएस भेजे हैं, दूसरा हमारी सबकी सारी कंपनियों की टीम कस्टमर से रीच आउट कर रही है कि भाई अगर आपको तकलीफ है तो आप मोरेटोरियम की रिक्वेस्ट कर सकते हो। Right. Rohit, a lot of people who found that they have to leave the town because during the lockdown period they were in, they couldn't be serviced and so on. Individual single workers and so on. Do you think they'll come back and are they reaching out to you to purchase houses, or will they conserve cash right now? So most of the customers that we have not actually left town. See, affordable housing in the MMR is a hyper local market. So by and large, let's say we have a project in Badlapur and a project in Kalyan. Both are PMAY projects. So here largely the customer base is very local. So Thane, Ulhasnagar, Kalyan West market. So the customers are very much in the existing houses. Very often we see customers who have a large family who now want to have a nuclear family home, or someone who's renting who wants to buy for the first time, or someone wants to upgrade, given the fact that we have a Podar school and a Podar hospital also on our sites. Yeah. So for this, we see a lot of upgradation taking place also. So ours is a sort of microcosm of the market as such. So I don't think we have the right. I can't give you the right answer based on our projects. Yeah. If you take larger projects, you also represent the industry. If you yes, could give exactly. So from an industry perspective, certainly people have a lot of the migrant workers have left and gone back into wherever they are. We've heard really bad stories about them, but a lot of them have managed to reach their homes or they're in shelters. But migrant workers aren't really customers right now of affordable housing or of any other kind of housing. So that's really not the TG as such because of the land prices in Mumbai and just the overall cost structure. The next tier of customers are the people who are actually working, with a job. Most of them have stayed back in Mumbai. Actually, some of them are certainly in their other smaller tier 2, tier 3, tier 4 towns and villages. But as things basically become more normal and people can have mobility in Mumbai, I see most of them coming back into the city unless they're laid off. But I foresee job cuts as well for a certain category of people. So that's going to certainly affect a part of the market for sure. And I don't see that becoming any better, over the next 2 or 3 weeks. It'll probably take 3 or 6 months to become better. The larger impact will actually be for people who are in the construction industry, where labor is not there on the site. Unlike in our case, where we have labor camps and people are, labor is already on the site, so we can start working the very next day after the lockout is removed. But people where the laborers have gone back to the site, it may take a long time for the labor to come back, and you may not see labor coming back till after the monsoon. So it may be a scenario where they start really coming back to the site around September, October. So customers will come and see now, whether you've got construction labor on your site because they're worried about construction activity happening on your site or not, delays in projects and things of this nature. So by and large, the view is that if you have labor on the site, you must start construction immediately after the lockdown is lifted, so that the delay in possession becomes minimal. Becomes minimal. If you have good technology like Maivan, you can accelerate your construction and make up for the lost time, so that there's no delay in your construction or handover. So that you have to build confidence with the customer to ensure that so that they feel comfortable in basically continuing with the EMI payments. Sure. Pradeep, you had invested heavily in technology. You started with using a lot of technology, right, to speed up construction. Do you think that in this period, in this lockdown period, you have been able to upskill, reskill your labor at the labor camps and so on? ठीक है जयश्री, मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि जो आज देखिए, अगर हम किसी भी जब ब्रांड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ब्रांड का मीनिंग बहुत सारी चीज़ों को समेट के बनता है। वो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, उसमें आपका कस्टमर का रियल केयर है कि आज जो कस्टमर आपके साथ हैं उनका रियल केयर करना, जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपकी टास्क फोर्स है, उसकी केयर करना, और जो आपके साथ साइट्स के ऊपर जो आपकी लेबर है उसका इस वक्त साथ देना, उनकी केयर करना। तो नो डाउट हमने एज ए कंपनी हर वो कोशिश की है कि किसी भी तरह लोगों उनके साथ हम जुड़ें, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आने दें। आज टेक्नोलॉजी का रोल भी यहीं आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना देखिए, आज जब जैसे रोहित ने भी कहा कि जो डेवलपर्स
इस काम को जल्दी से जल्दी, क्योंकि कोविड का जो भी इम्पैक्ट है उसको खत्म कर लेंगे, जल्दी से जल्दी अपनी कंस्ट्रक्शन को पेस में ले आएंगे, वही डेवलपर दोबारा से उठ के काम करने लायक बनेंगे और वो ब्रांड भी अपना क्रिएट कर लेंगे। आई थिंक सो ब्रांड का मीनिंग ये कि आज अगर कहीं स्टकअप है तो वो दोबारा से स्टैंड अप हो और फिर से जाके उस काम को जो टाइमलाइन उसने दिया है कोशिश करके उस टाइमलाइन में डिलीवरी कर दे। आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर, जैसे भी आप समझते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग या मास हाउसिंग जितनी भी है वो बिना टेक्नोलॉजी के बन ही नहीं सकती है। जितनी भी प्रोजेक्ट, यानी चाहे प्रीफैब हो चाहे माइवन कंस्ट्रक्शन हो, वो इसके अंदर यूज हो रही है, उसके बिना इतनी बड़ी हाउसिंग बन ही नहीं सकती। और जो लेबर की बात है, आज वो लेबर इतनी ज्यादा हाउसिंग होने के बाद भी, क्योंकि उसमें स्किल लेबर ज्यादा है, जो आप लोअर लेवल अगर लेबर की बात करें वो इसमें कम रहती है। अगर आप प्रीफैब की बात करें या माइवन की बात करें तो इसमें स्किल्ड लेबर ज्यादा रहती है। तो आई थिंक सो द बेस्ट टाइम कि जितने लोग हैं हमने उनके साथ काम भी किया है, साइट्स पे जितना भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि उन लोगों को क्वारंटीन करना है, उनको मेरा मतलब उनकी डेली बेसिस के ऊपर चेकिंग करनी है, वो सारी चीजें हमने की हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई स्किल प्रोग्राम बिकॉज अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से इकट्ठा होना सबको, इसलिए ऐसा कोई प्रोग्राम हमने नहीं किया है। अगर 20 तारीख के बाद अगर ऐसी कोई परमिशन हमें मिलती है, डेफिनेटली विल डू दैट। हमारे पास कुछ क्वेरीज आ रहे हैं। There's Priyanka who says there's a general notion that affordable housing means less carpet area and more shared spaces. जैसे अपना घर छोटा होता है मगर आप खुली जगह दे देते हैं, within the green space ज्यादा देते हैं. Given the importance thrown to social distancing due to COVID-19, do you think this section of housing might take a hit? कि घर छोटा है, आपका इंटीरियर स्पेस छोटा है, इससे क्या कोई अफोर्डेबल हाउसिंग पे फर्क पड़ेगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं? ओके, सो देखिए, एक तो जो हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है वो बहुत 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 क्लियर है। उसके अंदर ग्रीन जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है। यू कैन से कि 40% ग्राउंड एरिया पे ही बिल्डिंग खड़ी होती है, बैलेंस 60% है वो ग्रीन जोन में या अदर देन फैसिलिटी के लिए यूज किया जाता है। जो घर है वो भी इनफ साइज है। हम छोटा किसे कह रहे हैं? आज अगर फॉरेन की बात करें, हांगकांग, सिंगापुर, तो वहां पे 600, 700, 800 स्क्वायर फीट के जो घर है वो बड़े घर हैं। अगर आप मुंबई की बात करें तो वहाँ 400, 500 स्क्वायर फीट का घर जो है बहुत बड़ा है। तो आई थिंक सो मुझे लगता है वो इनफ साइजेस हैं। 2 BHK जो फ्लैट हैं उनके जो साइजेस हैं वो लगभग 900 स्क्वायर फीट के नियर अबाउट हैं। तो और जो ग्राउंड एरिया है वो कवरेज भी मैंने बताया आपको कि 40% के नियर अबाउट है, 60% ग्रीन एरिया है उसके अंदर। आई थिंक सो इनफ साइज है, तो मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं लगता कि आपका घर छोटा है, ग्राउंड एरिया कम है, तो इनफ है। रोहित, आपको do you feel that people have realized that they need larger spaces than what they are able to afford? I don't think so at all. I think the question will really be, see, the point is, what is the development actually offering the customer from a holistic livability index perspective? And I think that we've demonstrated in the past many years that we've always made holistic townships where we build communities. Social distancing will remain the norm for a few months. COVID will not last for the next 10 years. It will last for the next few months at the most. So people will not change their buying habits based on 3, 4, 6 weeks of lockdown. In fact, they'll become more conscientious of keeping their houses and the societies clean. And in fact, this will add fillip to the development where they're already staying. Please remember that we delivered over 5,000 apartments in affordable housing over the last few years, and we're delivering many more thousands as we in the future. So we have no plans of changing the size of the apartments at all. We're making them the very spacious apartments within the category of affordable housing. There's great light, ventilation, sunlight, and so on and so forth. So we have not seen any trend so far that will allude to the fact that houses have to become larger size. In fact, people who are living in families which are joint families, many of them have expressed interest to move out of the joint family and so they can have a nuclear family and have privacy. And they certainly will not be able to afford a very large size house, but they're certainly a spacious house. Thank you.
There's Lata Sharma of Gurgaon who says, due to coronavirus, the most affected segment is the middle class who buy in affordable housing projects. Clearly, they're talking about the LIG and the MIG housing. Do you think they will be able to buy now? Do you think the MIG segment has taken a hit? Rohit? Well, I can't really comment on the NCR market because there's a lot of differentiation in price. No, talk But about your market. if you look at the Gurugram market in particular, like my colleague Pradeep ji said earlier, if the apartments are priced at a value proposition, I don't see any shortage of demand in Gurugram at all. I think the Pradhan Mantri Awas Yojana scheme has been a group housing has been a super hit in that area. I don't see any reduction in long term, if you take a 3 or 5 year view on demand at all. I think that the demand will in fact increase exponentially if the prices are kept affordable like this. If you look at the other 6-7 cities in India that are driven by the IT industry, which is what office space is really driven by, commercial. There also, I don't think that there will be a significant reduction in this. Remember, a lot of IT industry depends on external consumption, which is the US and the European markets. So that there'll definitely be a hit for these in the short term until they actually recover from COVID. But please remember that we expect a very V-shaped recovery in these markets because you have 10-15% of the GDP being given as stimulus. And I think that you have a contraction in the immediate term, but in the long term, you see a great rebound in these markets. So you may have some stress for the next 1 or 2 quarters, but I expect in the festive season, demand will be back to a good level, and I expect business as normal to be there from Q4. प्रदीप 1 महीने का जो लॉकडाउन हुआ है उससे कंस्ट्रक्शन में कितना डिले हो जाता है? जो आप काम बंद कर चुके हो, रीस्टार्ट करने में कितना टाइम लगता है? बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, नेचुरली बात है कि जब कोई भी काम अगर आप पूरी स्पीड में अगर उस काम को कर रहे हैं, अगर वो एक बार स्टॉप होता है तो उसको जितना टाइम ये कोविड रहेगा या जो भी लॉकडाउन रहेगा, उस लॉकडाउन के बाद लगभग उससे डबल टाइम, यू कैन से कि लगभग 3 से 4 महीने फिर से हमें उस कंस्ट्रक्शन को दोबारा से पेस में लाने में लगेंगे, नो डाउट। हाँ, लेकिन उसको कवर किया जा सकता है स्पीड लगा के, ऐसा नहीं कि उसे कवर ना किया जा सके, कवर किया जा सकता है, लेकिन नो डाउट उसको 3 से 4 महीने आप ये कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन डिले जरूर होगा। एक चीज जरूर मैं इसमें ऐड और करना चाहूंगा, वो टॉपिक थोड़ा सा आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड है लेकिन अलग है। अभी एक नेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, क्योंकि देखिए जब तक कोई ट्रबल नहीं आती, जब तक आप उसके तरीके से डिजाइन नहीं करते हैं। आज जब सुनामी आई तो सुनामी के तरीके से डिजाइन किया गया कि सी से कितने दूर पे और क्या क्या सिक्योरिटीज उसमें होनी चाहिए, या जो अदर देन जितनी भी चीजें हैं। आज अफोर्डेबल हाउसिंग कोविड-19 के बाद ऐसी सोसाइटीज बनाने या ऐसी पॉलिसी बनाने की गवर्नमेंट को जरूरत है जो जिनके अंदर अपार्टमेंट्स भी हों, जिनके अंदर शॉपिंग हब भी हो और ऑफिस स्पेस भी हो, जो मिक्स लैंड यूज का एक फार्मूला हो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर, जिसके अंदर लोगों को बाहर आना जाना ना पड़े। क्योंकि आज आप देखिए सबसे बड़ा इस लॉकडाउन में जो ड्रॉबैक गया है कि लोग काम नहीं कर पाए हैं। आज वर्क फ्रॉम होम भी जो काम है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 30% पे ले आया है। तो अगर ऐसे किसी कंपाउंड में जिसमें 11,000 फ्लैट उसी में सेंटर है या उसके अंदर अगर स्पेस है या ऑफिस स्पेस है, तो मुझे लगता है जो आपका काम है चल सकता है। और गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी बनानी की, इवन दो जो लैंड है वो स्टेट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऐसी एडवाइजरी इशू करे इस ऐसी चीजों को देखते हुए, ऐसी महामारी को देखते हुए, क्योंकि आज अगर ये चीज हुई तो हो सकता है फिर से ये कभी ना कभी कुछ साल में या 10 साल में 20 साल में कभी रिपीट हो तो हम उसको फेस कर पाए। राइट। त्रिपाठी जी, जब आप होम लोन देते हैं, one of the things that is happening is that many people have to show the tenure of their income, how much that they are regularly getting income. ये जो बीच में ब्रेक हुआ है, especially for microfinance like you are handling,
ये जो बीच में ब्रेक हुआ है उससे क्या उनका क्रेडिट वर्दीनेस इम्पैक्ट होता है? एक्चुअली ये ब्रेक उनके अपने गलती से तो हुआ नहीं है, ना उनको एम्प्लॉयर ने निकाला है, ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। तो एज ए लेंडर आई थिंक वी शुड एक्सक्लूड दिस गैप. If they are continuously getting income from last 12 months, 24 months, that needs to be considered excluding this break for the assessment of loan. Otherwise, इस ब्रेक को ले लेंगे तो हर कंपनी अगले 12 महीने 15 महीने पीछे चली जाएगी और लोग लोन नहीं ले पाएंगे. तो मेरा मानना है कि कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या बैंक इस ब्रेक को नहीं ट्रीट करे. इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए कस्टमर, इट इज बियॉन्ड हिज कैपेसिटी. It was an external situation. So this gap will not be considered for the purpose of assessment of the loan, and customer will not be disqualified. Even new customers, right? Even new customers. Right. Now I'm going to address the elephant in the room. Will prices come down? This is something that in the last 1 week when we had Mr. Rajneesh Kumar talking, he said, do not hold stock, liquidate at even discounted prices. NAREDCO has said 10 to 15% drop in prices. We had Deepak Parekh saying liquidate up to 20% drop in prices. But will prices actually come down? Rohit? So it depends on the category of product. So real estate has got many asset classes. It's got residential, where you have luxury, mid-income housing, and affordable housing. You've got commercial. You've got different sizes of commercial. You've got industrial. You've got in industrial, you've got warehousing, cold storage, and so on and so forth. So I think they were talking largely about two kinds of apartments in particular. So first, residential is still largely over 80% of the size of the market. So let's address residential first. They were talking about apartments basically with an occupation certificate, which are lying ready, where the developer had not sold the apartment, hoping to get a slightly better price or a price appreciation. So I agree fully with their view that if you have inventory sitting, in finished product, if your money is sitting in finished product, you must liquidate that inventory. And if it means taking a haircut in your price, then you should do so. Yeah. And this is largely, to qualify the statement, largely in the luxury space across these 8-9 different metros. Tier 2, Tier 3 cities don't have much luxury apartments which are lying unsold, which have an occupation certificate. Now, coming to the affordable housing segment, by and large, whether it's Pradeepji's company or our company, we basically build as we basically sell. Yeah. So Podar Housing currently has 0 apartments in stock, which have an OC, which are not sold. I don't think Pradeepji will have many apartments in that category either. And given the overall cost structure of our apartments and the fact that we're both doing Pradhan Mantri Awas Yojana schemes, where our prices are dictated by the government of India, we're not in a position legally or fiscally to reduce prices by even 1 rupee a square foot. Yeah. So in fact, in affordable housing, I don't foresee any prices to come down across the board anywhere. As you know, there's been a depression in the market for the last 3 years. And we've been through a difficult time as an industry already. And whatever prices could have come down over the last 3 years, they've already come down. And the reason why inventory has been selling for the last 6 months, and especially in the last quarter, Jan, Feb, and March, is because prices are very, very attractive. So I foresee in the affordable housing segment, especially for EWS and LIG, for the prices to remain exactly where they are with no reduction at all. MIG also, I don't foresee much of a reduction. You may have some kind of incentive being given by the developer to come and register as soon as the lockdown is lifted, to have some kind of small SOP to absorb a part of the registration fee, to maybe give free registration up to 30,000 rupees to encourage customers to come and register their apartments fast. In the office space, I would definitely see a correction because people are being asked to work from the house. So people will realize that, hey, this is a pretty attractive way of us managing a real estate. So why do we need such large offices? And also co-working spaces have caught on a lot. So I expect there to be a reduction in commercial rental values over the next year for sure. And I expect rental values to come down depending on the size and location of the market. As far as the warehousing category and industrial category is concerned, I expect the demand to actually go up because e-commerce will be something which will do much better in the COVID space and the post-COVID space. As you know, this is now allowed post the lockdown as well. It will be the first sector to actually rebound. So you may actually see a slight appreciation in demand
for the industrial category. Pradeep ji, Rohit referred to the sweeteners, the discounts that will be offered. आपको लगता है कि अभी से लेके festive season तक you need to give discounts or sweeteners to bring the consumer back? देखिए, आई थिंक जो डिस्काउंट की हम बात कर रहे हैं वो हम प्रीमियम सेगमेंट के लिए कर रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो कहीं ना कहीं आप एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह उसे ट्रीट करें, क्योंकि लैंड प्राइसेस ऑलरेडी हाई हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो ऑलरेडी हाई प्राइस पे है, बिकॉज सीमेंट्स ऑलरेडी हाई है, स्टील भी। तो आई थिंक सो मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबल हाउसिंग में देयर इज नो नीड या ऐसा कुछ हरी भी है कि आज क्या है, लोग जैसे डिमांड इतनी ज्यादा है, आप डिमांड से ही अंदाजा लगाएं कि आज अगर हम 1000 फ्लैट मार्केट के अंदर लेके आ रहे हैं तो जो लेने वाले लोग हैं वो 4 से 5000 ऑलरेडी हैं। तो आप कह सकते हैं कि उनकी संख्या कम हो सकती है कि आज अगर उस 1000 फ्लैट के 5000 लोग हैं तो फिर 2000 लोग अप्लाई करें या 3000 करें, लेकिन फ्लैट तो 1000 ही हैं। आई थिंक सो मुझे लगता है देयर इज नो मीनिंग कि अफोर्डेबल हाउसिंग में कोई डिस्काउंट पॉसिबल है। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि ये गवर्नमेंट से डेजिग्नेटेड अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसीज हैं जिनके अंदर जो प्राइस है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, उन्होंने ही उस प्राइस को डिसाइड किया है, तो वहां पे प्राइस डाउन जाने का कोई वे नहीं है। आई थिंक सो राइटली मेंशन कि रोहित ने जैसे कहा कि जो ईल्ड है, जहाँ पे जैसे रेंटल ईल्ड है, वो रेंटल स्पेस जहाँ पे वहां पे प्राइस हो सकता है डाउन जाए। रीजन क्या है कि रेंटल जो है वो कम हो सकता है कि उस पर कम लोग दें। ऐसे जो प्रीमियम सेगमेंट के हाउसेज है जो इन्वेंट्री पे ऑलरेडी इन्वेंट्री पे बैठे हुए हैं, उन लोगों के पास निकलने का कोई साधन नहीं है, तो उन्हें मार्केट में डिस्काउंट करके अपनी पोजीशन को अपनी फ्लैट्स को बेचना पड़ेगा। आई थिंक तो दैट मुझे नहीं लगता कि अफोर्डेबल हाउसिंग अभी प्राइस वार में किसी भी तरीके से कोई भी इम्पैक्टेड है राइट नाउ। That is for all you consumers who have been asking whether the prices will come down, whether the what Mr. Deepak Parekh said. Both our experts are telling us that in the affordable housing segment, the prices, especially the PMAY segment, 30-60 square meters, the prices are fixed by the government. And even in affordable housing, LIG and middle income, up to 45 lakhs is a government determined number. And therefore, there is not enough margin to be able to play around with pricing. Will there be a couple of schemes? Of course, there may be a couple of sweeteners, but it can be only in terms of the registration value or something like that. But there is one more thing that people have asked. Will prices come? Do you think the government will extend the deadline for applying under the PMAY scheme? अभी फिलहाल तो एक ही महीने का डिले हुआ है, मगर हो सकता है कि 3-4 महीने तक मार्केट में ठंडा ही रहेगा। तो आपको लगता है ये एक्सटेंड होगा? आई थिंक तो एक्सटेंड होगा, होना भी चाहिए, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट का मिशन क्या है कि सब लोगों को घर मिलना चाहिए, हर परिवार को एक घर मिले। तो उनका कोई वे नहीं है कि वो इस स्कीम को यहाँ स्टॉप करें। मुझे लगता है अभी इस और भी एक्सटेंड होगी आने वाले टाइम। आपकी आवाज कट रही है प्रदीप जी, आप एक मिनट फिर से बताइए, आपकी लास्ट वाला हम नहीं सुन पाए। प्रदीप जी, कैन यू रिपीट योर लास्ट बिट? वी कुडंट हियर इट। या एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री आवास योजना की जो पीएमआई में जो इंसेंटिव मिल रहा है आपको होम लोन सब्सिडी का, वो अभी किसी भी तरीके से गवर्नमेंट बंद करने वाली है। मुझे लगता है वो एक्सटेंड होगा 2022 तक का हाउसिंग फॉर ऑल का जो मिशन है, कम से कम ये उस टाइम तक तो जरूर रहने वाला। त्रिपाठी जी, शिल्पी डुडेजा पूछती हैं, क्या पीएमएवाई सब्सिडी उसमें जो डिलेस हो रहे थे कोविड-19 से डिले होगा? नहीं, मेरे ख्याल से कोई डिले नहीं होगा, क्योंकि अभी सब्सिडी रिलीज का सिस्टम बहुत ही अच्छा कर दिया गया है। जब से एक ऐप बना दिया गया है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और बैंक उस ऐप के द्वारा रियल टाइम बेसिस पे लॉन्च करती जा रही क्लेम है, उनको पैसा आता जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज या उसको लेकर के सब्सिडी में कोई डिले होना चाहिए। सब्सिडी ऑन टाइम आएगी। और जो प्रदीप साहब ने कहा कि कहीं भी 2022 तक
इसमें कोई रोक लगने वाली नहीं है कि गवर्नमेंट को ऑब्जेक्टिव पूरा करना है, न कि एक पर्टिकुलर डेट को देखना है। सब्सिडी में कोई डिले नहीं होगा, ये मेरा पूरा मानना विश्वास है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। पहले सब सब्सिडीज में पहले जो डिलेस होते थे, क्या वो स्टेबलाइज हो गए हैं? वो स्टेबलाइज हो गए हैं। एक्चुअली डिले अक्टूबर 2019 के पहले हो रहा था कि लॉट ऑफ जो ग्लिचेस थे वो निकाल दिए गए। जब से उन्हें वो ऐप लॉन्च कर दिया गया है, तब से ये सब चीजें खत्म हो चुकी है। Right. There is one request that Neeraj Sapru has, saying that the next installment that is being raised by all of you for the next installment that the consumer has to pay, will that be deferred? एक्चुअली Considering, आप देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च, अप्रैल और मई 3 इंस्टॉलमेंट को मोरेटोरियम देने के लिए कहा है। तो अगर अप्रैल की इंस्टॉलमेंट और मई की इंस्टॉलमेंट में तो मोरेटोरियम अपने आप मिलना है, तो डिफरमेंट करने की कोई चिंता करने की बात नहीं है। दैट इज ए रेगुलेटरी डायरेक्टिव। अब अपने कस्टमर को केवल यही देखना है, अगर पैसा है तो डिफर करने में बुद्धिमानी नहीं है। अगर उन्हें कैश फ्लो में दिक्कत है तो डिफरमेंट की जरूर रिक्वेस्ट करें, क्योंकि इससे उनके किसी ब्यूरो रिकॉर्ड पे कोई असर नहीं होगा। And that's more or less, we've taken most of the queries that have come. Thank you, gentlemen. The message is loud and clear. Affordable housing is here to stay. It is a flagship project. The government has put a lot of effort behind it, and the general consensus is that, one, you have to use technology to speed up construction. Developers are promising that they will put in more resources to actually be able to complete the projects. The affordable housing subsidies have started flowing in since October very freely, and there will be whatever glitches there are. It will be only a temporary month or two, and after that it'll pick up. But in terms of demand, maybe a 5,000 versus 1,000, where there are 1,000 flats today, Pradeep sees 5,000 demand. Maybe that may come down to a 3,000, but there is still enough demand at the base of the pyramid for affordable housing to continue. Thank you so much for joining us. I'm Jayashree Kurup, and you were watching TWIP. Thank you.